हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है गिब्स। बेसिकली ये जो गिब्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? बिकॉज ये आपके करियर से रिलेटेड है। अभी ये क्या है, कैसे, वो समझेंगे। बस एक छोटी सी बात बताऊंगा गिब्स के बारे में। गिब्स जो है वो आपको लेवल 2 और लेवल 3 में ज़्यादा आएगा। लेवल 1 में कंपैरेटिवली कम है। लेवल 1 के अंदर आपको थियोरी समझाया गया है, गिब्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा गिब्स समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके कोर्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ ये वो है। तो ये गिब्स क्या होता है क्या नहीं होता ये समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गिब्स का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ना गिब्स को समझाने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जिसे देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एक है ना क्लास है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक सीए का क्लास है, या ठीक है चलो सीएस का क्लास है। ठीक है, अब एक सीएस का जो क्लास है वहां पर सीए फाउंडेशन भी होता है, इंटर भी होता है एंड फाइनल भी होता है। ठीक है, ये तीनों लेवल के क्लासेस एक XYZ क्लासेस के अंदर होते हैं, तो हम नाम लेते हैं XYZ क्लासेस। ठीक है, अभी फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक बच्चे को एडमिशन दिलाना है इन फाउंडेशन, या तो इंटर या तो फाइनल। ठीक है, तीनों लेवल के लिए प्रिपरेशन करती है क्लास। ठीक है, XYZ नाम की क्लास है, वो तीनों लेवल पे प्रिपरेशन करती है, फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी आपको फाउंडेशन के लिए बच्चे चाहिए, तो आप क्या करोगे पता है? अभी एक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक आदमी आया और वो बोलता है कि मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए। ये छोटा सा उसका बच्चा है। ठीक है, वो बोलता है मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे पता है? जैसे ही वो आएगा तो आप बताओगे कि हमारा क्लास जो है वो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2000 से लेकर 2025 25 साल तक हमारा क्लास है। हम 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, XYZ ये सारी चीज़ है। ठीक है, अभी हम इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, अभी होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं पता है? जैसे ही एडमिशन आते हैं ना, तो हम लोग पेरेंट्स को वो साइड बताते हैं जो बहुत अच्छा हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी हमारे पास AIR 1 है, AIR 2 है एंड AIR 3 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो एक बार AIR 1 आया, एक बार AIR 2 आया, एक बार AIR 3 आया। ठीक है, तो हमने क्या बताया पता है? हमारे क्लास के अंदर ना AIR 1 भी आया है, AIR 2 भी आया है, AIR 3 भी आया है। अभी कितनी बार आया है ये नहीं बताया। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, हम पिछले 25 साल में बस एक AIR लेके आए, हम पिछले 25 साल में बस एक AIR 2 लेके आए, और पिछले 25 साल में बस एक ही AIR 3 लेके आए। ठीक है, पर इन 25 सालों में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 अटेम्प्ट दिया है पास होने के लिए? ये हमने नहीं बताया। पर हमने क्या बताया? हमारे यहां AIR 1 भी आया है, AIR 2 भी आया है और AIR 3 भी आया है। अभी क्या होता है पता है? इससे ना वो जो स्टूडेंट का फादर है या मदर जो भी है, वो क्या करेगी पता है? अरे बहुत अच्छा क्लास है, यहाँ पर तो रैंक आते हैं, मेरे बच्चे को भी रैंक आएगा। नो डाउट उसके बच्चों को रैंक आएगा, बट हम इसके बेसिस पे पूरा परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हजारों बच्चे होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 25 साल में 1000 बच्चे पढ़े, एक छोटा सा एग्जांपल है, 1000 बच्चे पढ़े। अभी उसमें से 3 रैंक आए, क्या पता इन 1000 में से 900 बच्चे फेल भी हो गए हो या 500 बच्चे फेल हुए हो। अब वो तो नहीं बता रहे, तो हम बस क्या बता रहे कि हमारे क्लास में AIR आया। ठीक है, अच्छा लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी ये ना 2000 से लेकर 2025 तक इनके जो क्लासेस में है ना, क्या हुआ था? इनके क्लासेस के अंदर ना 2008 के अंदर ना एग्जांपल लेते हैं कि 100 बच्चे बैठे थे। ठीक है, अभी ये सिर्फ 2008 की बात कर रहा हूं मैं, 100 बच्चे बैठे थे। अभी इस 100 बच्चों में से उस वक्त खाली एक साल 90 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए। 90 स्टूडेंट्स क्या हो गए? पास हो गए। तो बोलते भाई साहब हमारे यहां 90% रिजल्ट आता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 25 साल का टोटल नहीं बताया, खाली एक साल में बस उस एक 2008 ईयर में आपके यहां 90% रिजल्ट आया, तो आपने क्या बताया कि हमारे यहां कितना आता है? 90% रिजल्ट। आपने एवरेज नहीं निकाला, अगर आप एवरेज निकालते तो 90% कम हो जाता। तो ऐसी जो चीजें हैं ना, ये गलत है। आप एडवर्टीजमेंट करो, बट ऐसा एडवर्टीजमेंट गलत है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, ये तो आपने क्लास की बात की। अब ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैसे हुआ? तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
अभी कुछ दिनों से ना मतलब एक हमारे एक फ्रेंड है, ठीक है, उन्होंने हमको बोला कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट का है, तो आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो करके। मैंने बोला ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास इतना इतना पैसा है और मुझे इतना इतना पैसा मैनेज करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी मैंने उनको पूछा कि आपका जो कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा आप कितना % रिटर्न देते हो, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि हम लोग ऑन एन एवरेज 50 to 60% रिटर्न देते हैं हर साल। मैंने बोला 50% हर साल, ज्यादा से ज्यादा 20-25% भी बोले तो ऐसा लगे कि हाँ चलो 25% रिटर्न देते, 50 to 60% रिटर्न। तो बोलते हाँ हम 50 to 60% रिटर्न देते। तो मैंने बोला एक काम करो, आप आपके 10 साल का पूरा एवरेज निकाल के बताओ। तो उन्होंने बोला 10 साल का तो एवरेज नहीं है, बट हम हमारे आपको रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो उन्होंने उन ईयर्स का रिकॉर्ड बताया जिन जिन ईयर्स में उन्होंने 50 to 60% रिटर्न दिया। अभी अगर मेरी जगह कोई और होता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर हमारे यहाँ पे 50-60% रिटर्न मिलता है, और वो क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करेंगे। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास क्लाइंट आके बोलता है सर इसका कितना % मिलेगा या इसमें से कितना रिटर्न मिलेगा। आप क्या बोलते हो, बॉस इसके अंदर तो आपको 60% रिटर्न मिलेगा। तो फिर आप उसको पोर्टफोलियो बताते हो 60% रिटर्न, बट आपने उस पोर्टफोलियो में वो चीज नहीं बताई जो आपकी नेगेटिव है। हम हमेशा वो चीज बताते हैं जो पॉजिटिव है। अब वो क्लासेस हो, वो पोर्टफोलियो हो या शादी हो, शादी में भी हम पति या पत्नी की अच्छाई बताते बट बुराई नहीं बताते। तो एक चीज नोटिस किया इंस्टीट्यूट ने सोचा इतने सारे कंट्रीज में हमारा कोर्स चलता है, इतने सारे कंट्रीज में CFA है, इतने सारे लोगों का पैसा मैनेज करते, अभी हर एक इंसान तो एथिकली काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो अलग बताते हैं, कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो अलग बताते हैं। कैलकुलेशंस में आप मुझसे ज्यादा बेटर हो, तो आपको पता है कोई अलग मेथड यूज करने से अलग रिजल्ट निकलता है, अलग मेथड यूज करने से अलग रिजल्ट निकलता है। अब इन सारे मेथड को एक करने के लिए उन्होंने लेके आया गिब्स। नाउ व्हाट इज गिब्स? गिब्स तूफान कंसेप्ट है गाइस। व्हाट इज गिब्स? अपन एक काम करेंगे, एक सिस्टमैटिकली फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूला से आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उसी फॉर्मूला से आप आपका पोर्टफोलियो बताओगे। अगर आप उस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, कितने % रिटर्न मिल रहा है वो एक्यूरेट आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब ये गिब्स कैसे होता है, कैसे चलता है, सब हम आगे समझेंगे। बेसिकली गिब्स क्यों आया, गिब्स क्यों आया? बस ऐसे सिनेरियो ना हो इसके लिए गिब्स आया। सर ऐसे सिनेरियो मतलब कि कहीं कहीं पर हम हमारा परफॉर्मेंस बेटर बता रहे हैं, कहीं कहीं पर हम हमारा परफॉर्मेंस खराब बता रहे हैं। तो हमेशा बेटर परफॉर्मेंस नहीं देखना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से समझ में आएगा कि वो कितना पानी में है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो हमने बोला इन सब के लिए हम क्या लेकर आएंगे, गिब्स लेकर आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो अब हम आते हैं हमारे मॉड्यूल पे। तो ये मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना या ऐसा लाइन ना हो जो छूटे। तो हम पूरा मॉड्यूल से करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मेरे साथ मार्क करते हुए चलना। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा। श्वेजर जो है उससे भी मैंने पढ़ाया है, बट उसमें उतना कंटेंट नहीं मिला जितना मेरे को इसके अंदर मिला है। क्या ये चीज क्लियर है? सो हम जो है अभी वो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ, अभी एकदम ध्यान देना। The objective of this reading is to provide candidates with an orientation to the GIBS standard. It explains why GIBS standards were created, who can claim GIBS standard compliance and who benefits for this compliance. अभी GIBS I'm so sorry अगर मैं गिफ्ट्स बोल दूं तो दिल पे मत लेना, इट इज गिब्स। अगर ये गिब्स किन किन लोगों के लिए है, ये गिब्स कब कब काम आएगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई है। ठीक है। इट ऑल्सो कवर की कंसेप्ट ऑफ गिब्स स्टैंडर्ड्स, कॉम्पोजिट्स एक बहुत मस्त टॉपिक है, आगे आएगा वो हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देना। द डेफिनेशन ऑफ द फर्म, ये फर्म क्या होता है, क्या फर्म एक ही कंपनी होती है या पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हमारा ब्रांचेस है उसको फर्म बोलते हैं, ये सब समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझने वाले हैं डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन को हम लोग बोलते हैं पावर। अब इन्वेस्टमेंट डिस्क्रिशन क्या होता है, डिस्क्रिशन पोर्टफोलियो क्या होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो क्या होता है, सब समझने वाले हैं। जिन जिन बच्चों ने मेरा ये पूरा का पूरा ये मेरे से पढ़ा हुआ है उन बच्चों को पता है डिस्क्रिशन क्या होता है,
ये मैंने 100 बार क्लास के अंदर भी करवाया है, ठीक है। चलो आ जाओ। फाइनली द रीडिंग ब्रीफली डिस्कस द द पर्पस एंड द बेनिफिट्स ऑफ वेरिफिकेशन। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस रीडिंग कैंडिडेट शुड अप्रिशिएट द बेनिफिट्स ऑफ एन इंडस्ट्री वाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिप्रेजेंट एंड फुल डिस्क्लोजर। बहुत ध्यान से लाइन पढ़ना, क्या बोला है, ये लाया ही इसके लिए गया था, फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, जो सच है वही बताना है, इसके लिए स्टैंडर्ड लाया गया। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो मेरे साथ हम लोग समझने वाले हैं व्हाई वर द गिब्स स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड, हु कैन क्लेम कंप्लायंस, हु बेनिफिट्स फ्रॉम कंप्लायंस। आराम से चिल मार के बस आपको सुनना है और ध्यान से सुनना है। सर ये गिब्स आगे काम आने वाला है इन फ्यूचर, इन योर सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल गिब्स इज गोइंग टू बी देयर एंड दैट टू विद अ वेरी 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 वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट। तो मतलब वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिलने वाला है, इससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिलने वाला है। क्या चीज क्लियर है? जैसे कि आपको पता है कि एथिक्स एक ऐसी चीज है जो लेवल 1 में ज्यादा है, लेवल 2 में कम है और लेवल 3 में एकदम कम है, बिकॉज आपके फर्स्ट लेवल पे ही आपको बताया जाता है कि एथिक्स क्या होता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो समझते हैं। द मिशन ऑफ गिब्स स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट एथिक्स एंड integrity and instill trust through use of GIBS standard by achieving universal demand for compliance by asset owner। अभी ये एक यूनिवर्सल चीज है, आप कोई भी कंट्री में क्यों ना काम कर रहे हो, आप इंडिया में काम कर रहे हो, यूएस में काम कर रहे हो, यूके में काम कर रहे हो, जो कंट्री में काम कर रहे हो, सब पे गिब्स एप्लीकेबल होगा। पर एक छोटा सा ट्विस्ट दूं आपको, गिब्स इज नॉट कंपल्सरी। यस, गिब्स इज ऑप्शनल। गिब्स जो है वो ऑप्शनल है, फॉलो करना कंपल्सरी नहीं। हाँ, फॉलो नहीं करना तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? लॉजिक समझो, छोटा सा लॉजिक समझो। आज मैं आपको खाने का एग्जांपल देता हूं। आप कोई भी चीज खाते हो, ठीक है, खाने से पहले पैकेट के पीछे क्या देखते हो कि क्या वो हेल्दी है या नहीं। तो उसके लिए पता है फसाई करके एक लोगो होता है, अरे हाँ या ना, फसाई मार्क जैसे ही हम देखते हैं समझ जाते हैं कि फूड प्रोडक्ट सेफ्टी के थ्रू गया है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गिब्स का थप्पा लगने से लगेगा कि ये जो पोर्टफोलियो है वो एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो अगेन गिब्स इज ऑप्शनल, बट इफ यू वांट टू अप्लाई गिब्स देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सर्टन कंट्री। अगर एक बार गिब्स अप्लाई हो गया तो दुनिया में सब जगह गिब्स अप्लाई होगा। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मेरे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? सब लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये कंपनी का यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया सब कंट्री में है। सर ऐसा कर सकता हूं खाली यूएस में गिब्स अरे यूएस भाग गया, सॉरी, खाली यूएस में गिब्स लगाता हूं, यूके में नहीं लगाता, कनाडा में नहीं लगाता, इंडिया में तो लगाता ही नहीं हूं। नहीं, यूएस में अगर आपको लगाना है तो आपको यूके में, कनाडा में, इंडिया में और सारे कंट्रीज जहां जहां पर आपका बिजनेस है वहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं लगाना तो कहीं पर भी मत लगाओ, पर अगर आपको गिब्स के रूल्स को फॉलो करना है, गिब्स को एप्लीकेबल करवाना है, गिब्स लगवाना है, तो सारे कंट्रीज में लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस, ठीक है गाइस, कोई स्ट्रेस नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? ध्यान से सुनना। अभी यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है गाइस, एकदम फोकस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स आर कॉन्स्टेंटली स्क्रूटिनाइजिंग पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिटर्न इन सर्च ऑफ द बेस्ट मैनेजर टू अचीव देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। चिल मार के सुनने का। मेरा सैलरी है, नहीं मैं नहीं बता, मतलब गरीब आदमी, 10,000 रुपए सैलरी है मेरा, ठीक है, बहुत छोटा आदमी हूं मैं, मेरा सैलरी 10,000 रुपया है, ठीक है, 2,000 का मेरा खर्चा निकल जाता है, 8,000 रुपए मुझे सेव करना है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं बिना शादीशुदा वाला आदमी, एकदम बैचलर्स, पोपटलाल की तरह, मैं चाहता हूं कि 8,000 रुपए को क्या करूं? इन्वेस्ट करूं। अब मेरा गोल है, अभी देखो शादी नहीं हुई है तो मैं रिस्क ले सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करूं जहां वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे। रिस्क लेने रेडी हूं, पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। सो आई एम प्लानिंग कि चलो एक काम करते
करते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, बेस्ट मैनेजर ढूंढूंगा। बेस्ट मैनेजर मतलब मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर ढूंढूंगा जो मेरे पैसे इन्वेस्ट करके, मेरी इच्छा है मुझे एटलीस्ट 20 to 25 नहीं तो 30% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, तो मैं ऐसे कोई मैनेजर को ढूंढूंगा जो ये काम करता हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? अब वो मैनेजर मुझे बताएगा कि उसका परफॉर्मेंस कितना रहा इतने सालों का। ठीक है ये चीज, ठीक है। In past, the investment community had great difficulty in making meaningful comparison on the basis of accurate investment performance data. बहुत रेयर चांसेस होता था जो एक्यूरेट देता था कभी कभी, और हमेशा ऐसा ही होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है या हर एक एसेट मैनेजमेंट जो भी करता है वो हमेशा अपना पोर्टफोलियो बेटर ही बताता है। क्या ये चीज़ कह रहे, हम जॉब पे भी जाते हैं, हम जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो तभी भी हम हमारे वो स्किल्स बताते हैं जिसमें हम सबसे अच्छे हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आए करते थे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? बिकॉज यहां पर सब लोग मिसगाइड करते थे। तो ऐसी कौन सी चीजें होती थी जो मिसगाइड करती थी? तो 3 चीजों की वजह से प्रॉब्लम आता था। सबसे पहला था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ना व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स? गाइस गाइस गाइस, पहली स्टोरी याद आ रही है क्या? मैं 25 साल से टीचिंग कर रहा हूं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, वो जो क्लासेस XYZ वो पिछले 25 साल से टीचिंग कर रहा है। ये XYZ क्लासेस क्या बताता है कि हमारे क्लास में AIR1 AIR2 AIR3 आ रहा है, मतलब उसने टॉप पिकिंग परफॉर्मेंस, उसने वही उठाया जो एकदम टॉप मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है सिलेक्टिंग टॉप परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो टू रिप्रेजेंट द फर्म ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट फॉर अ स्पेसिफिक मैंडेट। मैंने क्या किया? मैंने जो खराब परफॉर्मेंस थे उसको हटा दिया, जो टॉप परफॉर्मेंस है मैंने उसको क्या किया है? पिक किया है। टॉप परफॉर्मेंस को मैंने उठाया है। क्या चीज के? तो ये करते थे गलती सब लोग, और जब ये सब चीजें करते थे तो सामने वाले को लगता था भाई ये सबसे बेस्ट चीज है, तो यहां पर लोग फंसते थे। सेकंड क्या होता था? सर्वाइवरशिप बायस। नाउ व्हाट इज सर्वाइवरशिप बायस? ध्यान से सुनना। होता क्या था, मैंने क्या बताया था, 2008 में रिजल्ट 90% आया था। रिजल्ट कितना आया था? 90% आया था। 2008 में रिजल्ट 90% आया, और मैं बस उसी रिजल्ट को क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। मैं बस उसी रिजल्ट को क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। तो ये चीज कैसी होती है? वेरिंग टाइम पीरियड। ये चीज क्या होती है? वेरिंग टाइम पीरियड। प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस फॉर अ सिलेक्टेड टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द मैंडेट प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंस रिटर्न और आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क। उस टाइम पे 90% रिजल्ट था। उस टाइम पे शायद 2008 में शायद आपने 50% रिटर्न दिया होगा, आपने आपके पोटेंशियल से भी ज्यादा रिटर्न दिया होगा। आप बस वही चीज बता रहे हो, तो ये चीज गलत है। आपको पूरे 25 साल का एवरेज करके निकालना है। एंड जो थर्ड चीज है दैट इज सर्वाइवरशिप बायस। आई एम वेरी सॉरी, व्हाट इज सर्वाइवरशिप बायस? जो भी आपका खराब परफॉर्मेंस है उसको आपने क्या कर दिया है? हटा दिया है। जो भी आपका खराब परफॉर्मेंस उसको आपने क्या कर दिया है? हटा दिया है। So presenting an average performance history that excludes portfolio with poor performance। क्या ये चीज क्लियर है क्या? छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूं क्या? छोटा सा एग्जांपल दूं क्या? बोलो यस। क्या है? ध्यान से सुनना। मैं हूं एसेट मैनेजर, ठीक है। आप लोग मेरे पास आए और मुझे बोलते हो सर हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने बोला करो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बोला सर आपका परफॉर्मेंस क्या है? मैंने क्या किया पता है? मैंने बहुत ही चालाकी से क्या किया? मेरा जो भी टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो था वो आपके सामने ला के रख दिया, और मैंने बोला देखो बॉस, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरा, बेस्ट परफॉर्मेंस। आपने बोला ओ माय गॉड, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस? मैंने बोला हाँ, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। सेकंड मैंने क्या किया था? जितने भी खराब पोर्टफोलियोज थे, जहां जहां मैं उनको रिटर्न नहीं दे पाया या जहां जहां मैं नेगेटिव में चला गया, वो सारे पोर्टफोलियोज मैंने हटा दिया। क्या कर दिया? सारे गलत पोर्टफोलियोज, नेगेटिव पोर्टफोलियोज हटा दिए गए। और थर्ड मैंने क्या किया? जिस टाइम पे मेरा सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट था वो पोर्टफोलियो मैंने लाकर आपको बता दिया। इससे क्या हो गया? सामने वाला इंसान जो है वो मिसगाइड हो गया, और इस मिसगाइड के चक्कर में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये चीज नहीं करना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? देखो यार, जनता का हार्ड अर्न मनी होता है, ठीक है। हमको भी ऐसा लगता है कि यार अपना हार्ड अर्न मनी यार कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और अगर हम हमारे फायदे के लिए हमारे क्लाइंट्स का पैसा डुबाए तो ये चीज अनएथिकल हो जाएगी। बोलो समझा क्या? जल्दी बताओ। ठीक है गाइस, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
making a valid comparison of investment performance among even the most ethical investment management firms was problematic. For example, a pension seeking to hire an investment management firm might receive proposal from several firms, possibly for different countries, all using different methods for calculating the result. क्या बोला था मैंने क्या बोला था? अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग निकलता है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, बस एक ही मिनट दे दो मुझे. चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग. बोलो यस और नो. सो सॉरी. एक ही सेकेंड गाइस, एक ही सेकेंड. चलो बॉस आगे बढ़ते. क्या आई एम वेरी वेरी सॉरी. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया हमको कि गिब्स क्यों लाया गया था. गिब्स लाया गया था ताकि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि हर कंट्री में जो अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं जिससे अलग अलग रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ना आए. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या मेरे दोस्तों? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते. देखो, दैट एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्रियल वाइड अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, in calculating and presenting historical investment result. ठीक है, the GIPS standard ensure fair representation and full disclosure of investment performance. ये बताता है फेयर डिस्क्लोजर करना है, गलत डिस्क्लोजर नहीं करना, मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है. क्या ये चीज क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स द गिब्स स्टैंडर्ड्स लीड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म टू अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन, टू परफॉर्म एंड टू कम्युनिकेट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. अरे समझा क्या? बोलो यस और नो. यस सर. आगे बढ़ते हैं सर. द ऑब्जेक्ट ऑफ गिब्स. गिब्स का ऑब्जेक्ट क्या है बॉस? गिब्स का ऑब्जेक्ट क्या है बॉस? प्रमोट इन्वेस्टर इंटरेस्ट. इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बढ़ाना, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना. जैसे ही लोगों ने गिब्स देखा, याद है क्या मैंने बताया था, जैसे ही आपने फसाई का मार्क देखा, आप क्या बोले? बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको खा सकते हैं. वैसे ही जैसे ही उसने गिब्स देखा कि ये बंदा गिब्स को फॉलो करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो आपको पैसे दे देगा. क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ. ठीक है, नेक्स्ट. एंश्योर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा. एक्यूरेट डेटा मिलेगा, गिब्स को फॉलो करोगे. फॉर्मूला बनाया ही ऐसा है कि एक्यूरेट डेटा मिलेगा. नेक्स्ट, ऑब्टेन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड्स. अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड दिया है, बस वही फॉलो करना है. प्रमोट फेयर ग्लोबल कॉम्पिटिशन अमॉन्ग इन्वेस्टमेंट फर्म्स. सारे फर्म्स में जब भी आप कंपीट करते हो तो एथिकल कंपीट करना, हेल्दी कंपटीशन रखना. गिब्स को फॉलो करोगे तो सब कुछ सही रहेगा. सो मेन मोटो टू बी एथिकल इज फॉलो गिब्स इन योर इन्वेस्टमेंट करियर. यस और नो. प्लस प्रमोट इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन ऑन ग्लोबल बेसिस. पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी आप गिब्स फॉलो करते हो तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, वहां पर इसको फॉलो करते हुए चलना है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे हम लोग. हु कैन क्लेम गिब्स. अभी मेरी बात को है ना एकदम चिल मार के समझने का, कोई टेंशन लेने का नहीं. सर ये क्या बोल रहा है, ये हम आराम से समझने वाले हैं. क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है. गिब्स किसको लगता है, गिब्स को कौन फॉलो करता है, आराम से सुनने का. क्या ये चीज क्लियर है क्या? गिब्स को कौन फॉलो करता है? अभी ध्यान से समझो, ध्यान से समझो. मुझे एक बात बताओ, गिब्स को कौन फॉलो करेगा? गिब्स को वो लोग फॉलो करते हैं जो पैसों को मैनेज करते हैं. गिब्स को वो लोग फॉलो करते हैं जो पैसों को मैनेज करते हैं. पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है सर. एग्जांपल लेते हैं. आज मैं CFA हूं, मैं जनता का पैसा क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो मुझे गिब्स को फॉलो करना पड़ेगा. मुझे गिब्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. मेरे साथ जितने भी कलीग्स है जो ये काम कर रहे हैं, उन सबको गिब्स को फॉलो करना पड़ेगा. मेरी कंपनी में जितने भी AMCs है उनको गिब्स को फॉलो करना पड़ेगा. क्या ये चीज क्लियर है क्या? सबको गिब्स फॉलो करना पड़ेगा. बट मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक ऐप बनाया. मैंने क्या बनाया? ऐप बनाया. लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नाम का एक ऐप बनाया. लॉजिकल इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो. अभी जो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नाम का ऐप बनाया गाइस, क्या उसके मेकर को गिब्स फॉलो करना पड़ेगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या उसके मेकर को गिब्स फॉलो करना पड़ेगा क्या? मेकर मतलब जो ऐप बनाएगा वो.
क्या उसके मेकर को गिब्स फॉलो करना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? जो पैसे को मैनेज करेगा, जो एसेट को मैनेज करेगा, उसी को क्या करना पड़ेगा? गिब्स फॉलो करना पड़ेगा। बट जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, जो अदर पार्ट्स देखते हैं, वो गिब्स को फॉलो नहीं करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो चलो देखते हैं। एनी फर्म, अभी यहां पर क्या बोला है? फर्म जो मैनेज एक्चुअल एसेट्स, which manage actual assets may choose to comply with GIPS standard। भैया ध्यान से सुनना, जो एक्चुअल एसेट मैनेज करता है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करता है? गिब्स को फॉलो करता है। सर मे क्यों लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला था? गिब्स क्या है? ऑप्शनल है। गिब्स कंपलसरी नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? गिब्स तभी कंपलसरी होगा जब अगर आपको लगता है कि हमें गिब्स को फॉलो करना है, वरना गिब्स टोटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो गिब्स के थ्रू जा सकते हो, चाहो तो गिब्स के थ्रू नहीं भी जा सकते। कंसल्टेंट कैनॉट मेक क्लेम ऑन कंप्लायंस अनलेस दे एक्चुअल मैनेज द एसेट्स। अभी कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जो आपको कंसल्ट करते हैं, वो गिब्स को फॉलो नहीं करते। जो एक्चुअल एसेट्स को मैनेज करते हैं, वो गिब्स को फॉलो करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? दे कैन क्लेम टू एंडोर्स द गिब्स स्टैंडर्ड एंड और रिक्वायर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू कंप्लाई विद द गिब्स 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताया, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, कैनॉट बी software can assist the firm in achieving compliance with the GIPS standard by calculating the performance in manner consistent with the calculation requirement। अभी यहां पर क्या बोला है? जो फर्म में एसेट मैनेजमेंट करता है, बस वही गिब्स को फॉलो करता है, उसके अलावा कोई और गिब्स को फॉलो नहीं करेगा। बिकॉज उसको बताना है कि परफॉर्मेंस कैसा था, कैसा नहीं था, परफॉर्मेंस कहां तक पहुंचा। तो ये सारी चीज कौन करता है? वही जो एसेट को क्या करता है? मैनेज करता है। Asset owner may comply with the GIPS standard in the same way a firm if they compete for business. If they do not compete for business but report their performance to an oversight body, asset owner may choose to comply the GIPS standard for asset owner। उनकी मर्जी, उनको अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। पक्का? नेक्स्ट क्या बोला है? चलो, अ फर्म हैज ओनली 2 ऑप्शंस विथ रिगार्ड टू कंप्लायंस ऑफ गिब्स। सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, फुल्ली कंप्लाई करो। फुल्ली कंप्लाई करो। सर फुल्ली म्हणजे काय? मैंने बताया था बाबू, फुल्ली मतलब क्या? XYZ इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, सब जगह ब्रांच है। अगर आप यूएस में कर रहे हो और यूके में नहीं कर रहे, कनाडा में नहीं कर रहे, इंडिया में नहीं कर रहे, नहीं चलेगा। कर रहे हो तो पूरा गिब्स फॉलो करो, नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी गिब्स फॉलो मत करो, चलेगा। अगर आपको लगता है नहीं सबको स्टैंडर्डाइज रिटर्न देना है, सबको स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन करना है, पूरा करो। नहीं करना, कुछ भी मत करो। तो यही क्या बोलता है गिब्स का फंडा। गिब्स का फंडा बहुत सिंपल है। गिब्स का फंडा क्या बोलता है? फुल्ली कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गिब्स एंड क्लेम द कंप्लायंस through the use of GIPS compliance statement or not comply with all requirement of GIPS standard। करना है तो पूरा करो, नहीं करना है तो मत करो। अगेन ये क्या है? वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब तुम्हारी मर्जी, ये लीगल नहीं है और इसका कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जल्दी से बताओ, समझा क्या? जल्दी से बताओ, समझा क्या? चलो, हु बेनिफिट द कंप्लायंस, ये मैं पढ़ाऊंगा। एक ही सेकंड नीचे आ जाओ। कंपोजिट से पहले मुझे 1-2 चीज़ पढ़ानी है तो फिर वो अच्छे से समझेगी। अच्छा चलो, कंपोजिट से ही पढ़ा देता हूँ आपको। आ जाओ गाइस। नाउ व्हाट इज कंपोजिट? व्हाट इज कंपोजिट? व्हाट इज कंपोजिट? एक ही सेकंड गाइस, एक ही सेकंड। Where is that topic? ठीक है, आ जाओ कंपोजिट पे आ जाओ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? आराम से समझते, ध्यान से सुनना। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना
व्हाट डू मीन बाय कॉम्पोजिट सर? अरे छोटा सा एग्जाम्पल दूँ क्या? जल्दी बताओ, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ क्या? कॉम्पोजिट समझेगा। देखो, बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। आज तो सर टीचर कैसे बन गए ये सवाल नहीं पूछते, खाली इतना समझो बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना पढ़ने में इंटरेस्ट था, पढ़ाने में तो दूर की बात है, पढ़ने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ने में। और बचपन से पढ़ाई मतलब ऐसा था कि अरे भाई साहब ये क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़े से बाल खराब हो गए हैं क्योंकि मैंने शैम्पू किया है, इग्नोर करो। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? बाल खराब हो गए यार, रुक जाओ, ठीक है। सो बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। हमेशा दिक्कत आती थी पढ़ाई में, है ना, कम मार्क्स आते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हमारे स्कूल में ना कैसा होता था पता है, जिसको कम परसेंटेज आते थे ना वो डी डिवीजन में होता था, जिसको थोड़े मीडियम परसेंटेज आते थे वो सी डिवीजन में होता था। जो एक मतलब ऐसे कि 70 से लेकर 80, मतलब 82 ऐसा जिसको परसेंटेज आते थे 60 तक, वो बी में होता था। और एक होता था एकदम दुनिया से अलग, दुनिया से एकदम अलग, जिसको 90-95 आ रहे वो लोग ए डिवीजन होते थे। ऐसे ने लोग बाइफर्केट करते थे, तो ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन और डी डिवीजन। अपना फिक्स था डी डिवीजन, अपने को क्या 35 के आसपास ही आता था, तो अपना फिक्स था डी डिवीजन, ठीक है। अब होता क्या था, इसके अंदर ना अलग 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 क्लास बनाते थे, है ना, और वो क्लास में ना वैसे ही लोग रखते थे। अभी वो क्यों बनाते थे मुझे आज तक नहीं समझा, मतलब उनका ऐसा था कि ए डिवीजन वाले हमेशा टॉप करेंगे तो इनको हम ऐसे अलग से क्लास बनाते ताकि लोग टॉप करेंगे ऐसा, और डी डिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं आप, इसके लिए मेरे को 35 ही आया। और हर साल ऐसे चेंज होते रहता था, ठीक है। तो ऐसे ना पर्टिकुलर क्लास होता था, वैसे ही ना स्टॉक्स के अंदर भी ना पर्टिकुलर क्लास होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, जैसे अभी देखो फॉर एग्जांपल है, ये क्लास को दो में डिवाइड करता हूं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, बराबर है, इक्विटी और डेट, ठीक है। अभी इक्विटी के अंदर अपन बात करते हैं शेयर की, डेट के अंदर अपन बात करते हैं डिबेंचर की या डिपॉजिट की, बराबर है ना, या बॉन्ड्स की। चलो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स आपको पता है, ये बॉन्ड्स जो होता है वो रेगुलर आपको क्या देता है, रिटर्न देता है। क्या चीज़ क्लियर है? तो एक पैसे या तो आप इक्विटी में डाल दो, एक पैसे या तो आप डेट में डाल दो, जिसमें या तो डिबेंचर्स में पैसा डाल दो तो बॉन्ड्स में पैसा डाल दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या, ठीक है। अभी हुआ क्या समझो, यहां पे मेरे पास 10 लोग थे, यहां पे मेरे पास 10 लोग थे, और यहां पे मेरे पास 10 लोग थे। यहां पे होता था 30%, यहां पे होता था 20% और यहां पे होता था 10%। सर ऐसा क्यों? अरे गधो, आपको भी पता है इक्विटी में रिटर्न ज्यादा मिलता है, रिस्क भी तो ज्यादा है। डिबेंचर्स में रिटर्न कम मिलता है, रिस्क नहीं है, और इसमें तो रिस्क ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही डायरेक्ट क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या चीज क्लियर है? अभी हुआ क्या, सबका अलग 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 क्या था, एक ग्रुप था, ठीक है। अब होता क्या है, मेरे को है ना, एक आदमी है मेरे पास, ठीक है, एक आदमी है मेरे पास, और मेरे को बोलता है कि ना मेरे को है ना बॉन्ड देखने का, आपका मतलब मेरे को ना बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। एक आदमी आके बोलता है मेरे को ना बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, मेरे को इंटरेस्ट है बॉन्ड में, आपका कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? तो कंपनी बोलता है 15%। क्या बोलता है? 15%, जबकि कितना मिल रहा है? 10%। अभी क्या किया उसने, दिमाग लगाया, यहां से 2 गधों को उठाया और 2 गधों को इधर लेकर आ गए, इधर उनका पोर्टफोलियो अटैच कर दिया। ध्यान से सुनना, तो 10 लोग प्लस 2 गधे मिलके कितने हो गए? 12। अभी वो थोड़ा एवरेज निकाला ना, एवरेज, तो जिससे ना ये 10 से सीधा कितना परसेंट दिख रहा है? 15। क्यों 15 दिख रहा है? क्योंकि वहां पर हमने क्या किया, 2 लोग किधर से उठाए? इक्विटी से उठाए। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, जब मैंने बॉन्ड बोला तो आपको कौन से क्लास के लोग उठाने के? जो सिर्फ बॉन्ड के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे मेरे इन्वेस्टर्स है, ये सब मेरे इन्वेस्टर्स है, मतलब मैंने सबसे पैसा लिया है और मैं सब पैसों को मैनेज कर रहा हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या मैंने म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स आते ना उसके अंदर इन्वेस्ट किया, वैसा। अभी यह बॉन्ड में मेरे 10 लोग हैं जो सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, बट क्योंकि मैंने 15% बोला और मेरा सिर्फ 10% रिटर्न दे पा रहा था, तो मैंने क्या किया पता है, 2 पोर्टफोलियो यहां से उठाए और 12 लोग दिखा दिए। अब इस 12 लोग के अंदर 2 तो एक्चुअली ये भी है, बट वो पता ही नहीं है, और यहां पर मेरा परसेंटेज कितना निकला? 15। सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? तुमने यहां पे चेरी पिकिंग की है। चेरी पिकिंग मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स को उठाया, अच्छे अच्छे लोगों को उठाया और तुमने एक बकेट बना के बोला देखो बॉन्ड में इतना परसेंट आ रहा है। गलत है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट। आ जाओ देखते हैं। नाउ एक्सप्लेन द
पर्पज ऑफ कंपोजिट इन परफॉर्मेंस रिपोर्ट का। One of the key concept of Gibbs standard is requiring use of composites. A composite is an aggregation of one or more portfolio managed according to similar investment date. अरे बॉस क्या बोला है, बॉस क्या बोला है, सारे लोगों को जमा करो, सारे पोर्टफोलियोज को जमा करो जो सिमिलर नेचर का हो। अगर बॉन्ड तो बॉन्ड, इक्विटी तो इक्विटी, डिबेंचर तो डिबेंचर, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम हो, स्ट्रैटेजी सेम हो। द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट यूज एंड मेंटेन कंपोजिट इज डिजाइन टू प्रिवेंट फर्म फ्रॉम चेरी पिकिंग। अरे समझा क्या? यूजिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग अकाउंट टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अरे क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर जब तुमने बॉन्ड बोला है तो बॉन्ड में बॉन्ड के ही लोग रखो ना। बॉन्ड के अंदर तुम इक्विटी के लोग क्यों डालते हो? इसके लिए डालते हो ताकि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या दिखे, ऊपर दिखे, करने का नहीं। कॉम्पोजिट मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग। अगर इक्विटी की बात करता हूं मैं, इक्विटी की बात करता हूं तो सारे इक्विटी के ही रखो। बॉन्ड की बात करता हूं तो सारे बॉन्ड के रखो, चेरी पिकिंग नहीं करना है। अ कॉम्पोजिट मस्ट इंक्लूड ऑल एक्चुअल फी पेइंग डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेम इन्वेस्टमेंट मैंडेट, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। सर मेरे को यहाँ ना दो वर्ड दिख रहा है, एक फी पेइंग दिख रहा है और एक डिस्क्रिशनरी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? रुको, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गिब्स कंप्लाइंट फर्म प्रेजेंट इट्स ट्रैक रिकॉर्ड फॉर ग्लोबल इक्विटी कॉम्पोजिट, द कॉम्पोजिट मस्ट इंक्लूड ऑल फी पेइंग पोर्टफोलियो दैट आर मैनेज्ड और हिस्टोरिकली बीन मैनेज्ड इन द फर्म ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी। क्या ये चीज क्लियर है क्या? अभी the determination of which portfolio to include the composite should be done according to pre-established criteria, not after the fact. This prevents the firm from including their best performing portfolios in the composite. वापस से उन्होंने दो बार बताया है कि फर्म को किसको इंक्लूड करना है, फी पेइंग डिस्क्रिशनरी लोगों को, फी पेइंग डिस्क्रिशनरी लोगों को। गधो, आपको डिस्क्रिशन और नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब नहीं समझाया है, तो उसका मतलब मैं समझाने के लिए आया हूं। मैं आपको बताऊंगा दोनों में फर्क क्या होता है। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना और सुनना, चिल मार के सुनो। एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आराम से। अभी ना मेरा लॉजिकल इन्वेस्टमेंट करके मेरा एक खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नाम का मेरा खुद का क्या है, एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट फर्म है, बराबर है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, दिल पे मत लेना। अभी लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नाम का फर्म है जिसके अंदर ना मेरे पास दो लोग हैं जिनका मैं पोर्टफोलियो संभालता हूं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। एक का नाम है राजू, एक का नाम है श्याम। यहां तक क्लियर है क्या? मेरे पास कितने लोग हैं? दो लोग हैं जिनका मैं पोर्टफोलियो संभालता हूं। एक है राजू, एक है श्याम, बराबर है। अभी ध्यान से सुनना। राजू मुझको क्या बोलता है कि सर ये लो 10 करोड़ रुपए। मैंने बोला अरे 10 करोड़? बोलता है सुनो, जिधर डालेंगे उधर डालो। मतलब कहां, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां नहीं, गंदे लोग, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इन्वेस्ट करो, बराबर है। आपको इक्विटी में डालना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, डेट जो करना है करो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पावर किसके पास है इन्वेस्टमेंट करने का? मेरे पास या राजू के पास? मेरे पास, बराबर है। आई हैव अ पावर टू चूज। मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास पावर है, इक्विटी में डालू, डेट में डालू। इक्विटी में कौन सी इक्विटी में डालू, कौन से शेयर में डालू, कौन से शेयर में नहीं डालू, कब निकालू, ये सब पावर मेरे पास है। कौन से टाइम पे शेयर खरीदना है, कौन से टाइम पे शेयर बेचना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, सारा पावर मेरे पास है। मैंने बोला वेरी गुड राजू। उसी के सामने श्याम आया, बोलता है सर ये रहे मेरे 10 करोड़। मैंने बोला वाह श्याम वाह। श्याम बोलता है सुनो। मैंने बोला क्या? बोलता है मैं डिसाइड करूंगा। मैंने बोला मतलब? श्याम बोलता है मैं डिसाइड करूंगा कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब कुछ। मैंने बोला ठीक है। राजू के कंडीशन में पावर किसके पास था? मेरे पास। श्याम के कंडीशन में पावर किसके पास है? श्याम के पास, बराबर है। जब मेरे पास पावर होता है,
जब मेरे पास पावर होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। जब सामने वाले के पास पावर होता है सिलेक्ट करने का उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी। पहले बताओ यहां तक समझा क्या? मेरे पास पावर है सिलेक्ट करने का कौन से स्टॉक्स में डालना है, कौन से स्टॉक्स में नहीं डालना, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में नहीं करना। एक जब सामने वाले के पास पावर है शाम, बराबर है, सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो। सीन क्या हुआ? सीन क्या हुआ ध्यान से सुनना। पावर किसके पास था? मेरे पास था। मैंने खूब रिसर्च किया, खूब मेहनत किया, सब कुछ करने के बाद मैंने दिया 20% रिटर्न। समझा क्या? यहां पर पावर किसके पास था? शाम के पास। वो बताता था कौन से शेयर्स खरीदने, कौन से शेयर्स बेचने, उसको सब नॉलेज था, उसने सब किया और उसने किया 30% रिटर्न। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, ये जो हुआ ये जो सीन हुआ है, क्या इसमें मैंने मतलब क्या इसमें मैं क्या बोल सकते हो उसको, क्रेडिट ले सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शाम का जो पोर्टफोलियो था वो नॉन डिस्क्रिशनरी था। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब जहां पर उसके पास पावर था, तो यहां पर तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया अपना, यहां पर तो मेरा कोई स्किल ही नहीं है। मेरा स्किल कहां पर है? राजू में है। और मेरे स्किल के बावजूद भी कितना परसेंट दिया है मैंने? 20। और अगर मैं पूरे गांव में बोलूं कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो उसमें 30% रिटर्न है, गलत हो जाएगा ना रे, गलत हो जाएगा ना रे। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तो कौन सा है? नॉन डिस्क्रिशनरी। ये कौन सा है? नॉन डिस्क्रिशनरी। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, समझा क्या? इसके लिए वहां पर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? कैसे चीज चाहिए हमको? डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। मतलब क्या बोला है? हमको फी पेइंग डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो ही चाहिए। समझा क्या? अब समझा तुमको? मतलब डिस्क्रिशनरी मतलब मेरे पास पावर है चूज करने का, और फी पेइंग मतलब ऐसे पोर्टफोलियोज जिसका मुझे फी मिलता है। फी मतलब परसेंटेज, मतलब 2% या फिर 1%, वैसा, बराबर है। मैनेजमेंट फी हो गया, वो सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर? आपने एआई में तो पढ़ा ही होगा। क्या ये चीज क्लियर? क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में? अब आपको समझा डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी फी पेइंग क्या होता है? यस। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। पक्का आगे बढ़ो? यस। आ जाओ, नेक्स्ट बढ़े क्या आगे? यस सर, यस सर, आ जाओ सर। ठीक है सर, चलो सर, ध्यान दो। फंडामेंटल ऑफ कंप्लायंस, फंडामेंटल ऑफ कंप्लायंस। Several core principle creates the foundation for the GIPS standard, including properly defining firm. Now, what do you mean by firm? देखो मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। कहाँ है अपना एथिक्स? ये रहा अपना एथिक्स। ये श्वेजर की बुक है, अपने श्वेजर की बुक है। ये अच्छा है, मतलब अगर आपको शॉर्ट में कुछ समझना है ना तो ये अच्छा है। एक ही मिनट, गिप्स कहाँ गया? गिप्स कहाँ गया बॉस? गिप्स गिप्स कहाँ गया? गिप्स कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। देखो यहां पर ना अपने को बहुत सारे डेफिनेशन समझाए गए हैं। एक सेकेंड ना, देखो कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है, उसके बाद डिस्क्रीशन, आई एम सो सॉरी इफ इट इज, हाँ डिस्क्रीशन क्या होता है और फर्म क्या होता है। ध्यान से सुनना, फर्म क्या बोला है उन्होंने, तो फर्म का जो उन्होंने मीनिंग बताया है वो क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। द डेफिनेशन ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ गिप्स कंप्लायंस मस्ट बी कंपनी, सब्सिडरी और डिविजन हेल्ड आउट ऑफ to client as a business entity and a firm different geographic location all doing business under the name of Bluestone Advisory, then the definition of firm should include all various geographic location and their clients। तो firm मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपके सारे कंट्रीज में आपका बिजनेस है, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मतलब जिसमें आपने मोर देन 50% होल्ड किया है, तो ये सारी चीजें फर्म के अंदर आ जाती है। अगर जब मैं बोलता हूं लॉजिकल फर्म, तो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट फर्म मतलब जितने भी कंट्रीज में मेरा काम है, जितने भी कंट्रीज में मेरी सब्सिडरी है, जितने भी कंट्रीज में मेरी कंपनी है, वो सब आ जाती है फर्म के अंदर। समझा क्या? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक दैट इज ब्लैक रॉक। जब मैं बात करता हूं ब्लैक रॉक की, तो ब्लैक रॉक मतलब जितने भी कंट्रीज में ब्लैक रॉक है, जितने भी कंट्रीज में ब्लैक रॉक का सब्सिडरी है, वो सब फर्म के अंदर काउंट होता है। यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। यस सर। क्या ये चीज क्लियर है क्या? डन। देखो फिर क्या बोला है, गिप्स रिपोर्ट टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड सर्टन पूल फंड
to prospective investors adhering this thing. Okay, two important issues that the firm must consider when becoming compliant with GIPS standards are defining the firm. Firm क्या होता है वो बताना है. The firm's definition of discretion. The definition of the firm is founded for the firm-wide compliance and creates defined boundary whereby the total firm assets can be determined. जब मैं फर्म की बात करता हूँ तो देखो एक चीज़ कैसा होता है ना, फर्म मतलब कहाँ पर लगता है, आपके पूरे के पूरे एरियाज में जहाँ जहाँ आपका ब्रांड नेम है वहाँ पर सब जगह ये गिप्स लगेगा. जब मैं बोलता हूँ कि लॉजिकल इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरे को गिप्स फॉलो करना है, तो जहाँ जहाँ उसकी सब्सिडरी है, जहाँ जहाँ वो कंपनी है, जहाँ जहाँ लोकेशन पे है, वहाँ सब जगह क्या लगेगा, गिप्स लगेगा. क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या इसके लिए फर्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है. क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या जल्दी से बताओ. देखो अब आपको नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब तो समझ ही गया होगा बॉस. नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब समझ ही गया होगा. तो बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? गिप्स का बेसिक समझा क्या? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन. मेरी बात ना थोड़ी सी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा है ना, एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? चिल मार के समझना. देखो अगर आप में से कुछ लोग सीए कर रहे हो या हो गया है या सुना है या आपके भाई बहन है कुछ भी है, तो आपको एक चीज़ पता होगा. जैसे एक कंपनी होती है, या आप सीए नहीं हो तो भी ये चीज़ पता होगा. एक कंपनी होती है, ठीक है, उसके अंदर ना अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है. तो ना अकाउंट्स कंपनी के लोग बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ कंपनी के लोग ही बनाते हैं. इंटरनल अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है. पर उसको चेक करने के लिए बाहर से आदमी आता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑडिटर. ऑडिटर मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, चेक करता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है, उसको ऑडिटर बोलते हैं. कभी भी वो इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी ना कंपनी से कनेक्टेड नहीं होगा, है ना. कभी भी ऐसे नहीं होगा कंपनी का आदमी चेक कर रहा है, मतलब ये तो ऐसा हो गया तुम ही पेपर बना रहे हो, तुम ही चेक कर रहे हो, है ना. ऐसा नहीं होता. तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल आदमी को बुलाते हैं. अब वो एक्सटर्नल आदमी जो भी आता है वो क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है, कि सारी चीज़ें बराबर है या नहीं है ना. मेरी बात ध्यान से सुनना. अभी वेरिफिकेशन करने के लिए कौन आ रहा है, आउटसाइडर. आपने गिप्स को तो फॉलो कर लिया, है ना, आप बोल रहे हो आपने गिप्स को फॉलो कर लिया, पर गिप्स को क्या आपने सही में फॉलो किया है क्या? क्या आपने सारे जगह पर गिप्स फॉलो किया है क्या? ये सब चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है. ध्यान से सुनना. फर्म्स दैट क्लेम विद गिप्स स्टैंडर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल for their claim of compliance and maintaining the compliance. That is, firm self-regulate their claim of compliance. Once a firm claim the compliance with GIPS standard, it may voluntarily hire an independent third party. बॉस क्या बोला मैंने तुमको, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं चाहिए. कनेक्टेड होएगा तो क्या फायदा, तो तुम थर्ड पार्टी को बुलाओगे जो चेक करेगा तुमने गिप्स को फॉलो किया है या नहीं. अगेन आप लोग गिप्स को फॉलो कर रहे हो, बड़ी बात है, पर वो गिप्स को जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कि खाली ऐसे ही हमने फॉलो नहीं किया और गिप्स का थप्पा लगा दिया, गलत हो जाएगा. Now, to order to increase the confidence in the firm claim of compliances, verification may also increase the knowledge of the firm performance measurement team and improve the consistency and quality of the firm's GIPS standard related performance information. ये आपके लिए भी बेटर है कि आपको पता चलेगा और कैसे अच्छी तरीके से हम GIPS यूज कर सकते हैं जिससे हमारे क्लाइंट्स को एक्यूरेट डेटा मिले. अरे यस और नो, यस, ठीक है. वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन फर्म conducts testing on the firm or firm-wide basis accordance with the requirement verification procedures of the GIPS standard. अब ये जो भी वेरिफिकेशन होगा ये तो फिर तुम्हारे पूरे फॉर्म पे लगेगा. अब वो तुम्हारा इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, जहां हो वहां हो. क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस, ये चीज क्लियर है. जल्दी से बताओ, समझा? Verification is a performance with respect to the entire firm, not a specific composite or pooled fund. Verification does not ensure the accuracy of a specific performance report. यहाँ पर जब भी वेरिफिकेशन होगा तो वो सारे के सारे जगहों पर होगा, खाली एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं होता. क्या ये चीज़ क्लियर है? थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन brings additional credibility to the firm claim of compliance and a verified firm may provide existing and prospective clients and the investor with the greatest assurance about its claim of compliance. जब आप गिप्स किसी एक्सटर्नल पर्सन से वेरीफाई करवाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, आपको गिप्स समझा क्या? गिप्स का कंप्लायंस आपको समझा क्या? अब आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ कि गिप्स क्या होता है. एकदम शॉर्ट में अगर हमको समझना है, सो व्हाट डू यू मीन बाय गिप्स? गिप्स मतलब क्या होता है? गिप्स एक यूनिवर्सल यूज़ किया हुआ एक क्या बोल सकते हैं हम लोग,
एक मेथड है जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट हो जाता है, उसके अंदर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं होता। जब भी हम क्लाइंट का पैसा लेते हैं या जब भी हम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से पैसा लेना चाहते हैं और उसको हमारा परफॉर्मेंस बताना होता है तो हमेशा हम लोग गिप्स के थ्रू बताते हैं। उससे क्या होता है, दो चीज़ होता है, सबसे पहले हमारा परफॉर्मेंस बेटर दिखता है और दूसरा उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। गिप्स कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्रीली है। गिप्स में क्या प्रॉब्लम, मतलब गिप्स क्यों लाया गया, प्रॉब्लम क्या था, तो लोग क्या करते थे, टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को सिलेक्ट करते थे। क्या ये चीज क्लियर है? जो खराब पोर्टफोलियोज है उसको हटा देते थे और जब उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता था, जब वो बहुत 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 ज्यादा मार्केट जब ऊपर था, जैसे जब कोविड का टाइम था, कोविड खत्म होने के बाद जो वो मार्केट बूम हुआ है, आप कभी भी कोई भी स्टॉक में जाके ना उसका मैक्स चेक करना, मैक्स के अंदर वो दिखेगा आपको एकदम ऐसा बूम हुआ, ठीक है। वो जैसे ही बूम हुआ आपका अगर दिखेगा ना आपको, उसमें पता चल जाएगा कि भाई ये कोविड के टाइम का है। अरे हाँ या ना, यस। तो उस टाइम का तुमने उसको बता दिया कि भाई ये टाइम में हमने बहुत अच्छा काम किया था, तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर? इसके लिए हमने क्या किया, गिप्स को लाया और जैसे ही हमने गिप्स को लाया, हमने जैसे ही सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ये मेथड को हर जगह सिमिलर कर दिया, वैसे ही जो हमारा प्रेजेंटेशन था पोर्टफोलियो को लेकर जो लोगों को हम दिखाते थे वो एकदम अच्छा हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या पक्का? तो ये गिप्स की चीज़ें थी। इसके अंदर आपको देखनी है कि इसका कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको देखना है कि डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब क्या होता है। हमारे रेगुलर क्लासेस के अंदर हमने इसको बहुत इन डेप्थ देखा हुआ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या 100%? यस। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन आता है जो थर्ड पार्टी होता है, जो ऑब्वियसली कंपनी से कनेक्टेड नहीं होता। अगर वो कंपनी से कनेक्टेड होगा तो फिर वो काय का गिप्स, ऐसा समझा क्या बॉस? जल्दी से बताओ। तो क्या ये चीज़ क्लियर है? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, गिप्स कम से कम 3 से 5 मार्क के बीच में आ जाता है, या 3 से 5 एमसीक्यूज तो आती है इसके अंदर से, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छे से करना है। एक बार इसको तुम्हारे मेन बुक से, दैट इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर लेना। एक बार इसको आप लोग क्या करोगे, इससे कर दोगे, श्वेजर से कर दोगे। अगर आपके पास कोई और नोट्स होगा तो आप उससे भी कर सकते हो। प्लस इसके जो भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके एमसीक्यूज भी जो है वो हम नेक्स्ट इसके अंदर या फिर उसके यूट्यूब पे जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो जितने ज़्यादा हम इसके एमसीक्यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। अभी के लिए रिलैक्स रहना है। गिप्स थ्योरी है, आगे जाके इसके कुछ फॉर्मूलाज है जो हमको अभी तो नहीं देखने, बट इन फ्यूचर अपर जो लेवल आएगा उसके अंदर हमको देखने मिलेगा। तो एथिक्स एकदम चिल मार के समझने का है। सबसे पहले तो वो 7 स्टैंडर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा था वो है गिप्स। तो ये दो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो गिप्स और स्टैंडर्ड्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या? तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, बिकॉज 15 to 20% जब मैं बात करता हूँ ना कि ये कंटेंट आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो वो बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है। तो दो सब्जेक्ट्स, दैट इज योर इको एंड योर एथिक्स, विच आई एम गोइंग टू टेक स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1। तो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या सबको गिप्स समझा? पक्का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हुआ हो। अगर आप चाहो तो इसको 2-3 बार वीडियो को बैक करके जो जो कंटेंट आपको दिख रहा है वो कंटेंट करोगे, एक बार वापस से आप पढ़ोगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।